एक समय में हमारी दुनिया पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। वो चलते थे जहां आज हम चल रहे हैं, वही पानी पीते थे, उसी हवा में सांस लेते थे और उसी जमीन पर लड़ाइयाँ लड़ते थे। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पृथ्वी पर एक नए भविष्य की नींव रखी, जिसने पृथ्वी पर करोड़ों सालों की जैविक उन्नति को पूरी तरह खत्म कर दिया। यह कहानी है उस आखिरी दिन की जब डायनासोर्स की कहानी पूरी तरह समाप्त हो गई। द लास्ट डे ऑफ द डायनासोर्स। पृथ्वी 6.5 करोड़ साल पहले आज की तुलना में कई ज्यादा गर्म जगह। इस समय धरती का मौसम काफी खुशनुमा था। चारों ओर सिर्फ हरियाली फैली हुई थी, जहां डायनासोर्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहे थे। 350 किलो से भी ज्यादा वजन और 40 फीट के पंखों के साथ उड़ने वाला क्विट्ज़लकोआटलस इतिहास का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव था और ये इस समय शिकार पर निकला है। घाटी के 1 मील नीचे एक ऐसा शिकार है जिसे कोई भी जीव छेड़ नहीं सकता। यह है टायरेनोसॉर्स, जिसे टी रेक्स भी कहते हैं। अभी अभी इसके अंडों से एक नन्हा सा डायनासोर बाहर निकला है। धीरे धीरे वो बड़ा होकर इस युग का सबसे खतरनाक शिकारी बनेगा, लेकिन उसके लिए इसे भोजन की जरूरत होगी। इसके लिए उसका पिता एक पूरी तरह विकसित टी रेक्स शिकार पर निकलता है। उड़ते हुए क्विट्ज़लकोआटलस के लिए ये एकदम बढ़िया मौका था। नन्हे डायनासोर के पास इस समय कोई नहीं है। मौका पाकर वो उन बच्चों पर हमला कर देता है। विशाल टी रेक्स अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज से वापस आता है। क्विट्ज़लकोआटलस के विशाल पंख लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन इसका इतना बड़ा आकार उसे मुश्किल में डाल देता है जब वो किसी छोटे कोने में फंस जाता है। इसके लिए टी रेक्स से बचकर उड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इस बार ये काफी लकी रहा। पूरे टी रेक्स के अंडों में सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा है और अगर वो बड़ा हुआ तो उसकी लंबाई 17 फीट तक और वजन 60 टन से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन जिंदा रहकर बड़ा हो जाना ये जरूरी तो नहीं है, चाहे वो टी रेक्स ही क्यों ना हो, क्योंकि इस बच्चे की किस्मत उसी समय लिखी जा चुकी थी जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले। यह है एस्टेरॉयड बेल्ट, मार्स और जुपिटर के बीच, पृथ्वी से करीब 32 करोड़ किलोमीटर दूर। उस समय ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए सौर मंडल में काफी उथल पुथल थी। अरबों पत्थर अंतरिक्ष में एक ही दिशा में घूम रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन इनमें से एक पत्थर बाकियों से अलग है। ये पूरी तरह उल्टी दिशा में तिरछा चलते हुए आ रहा है। ये करीब 65 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। दोनों एस्टेरॉयड की आपस में टक्कर से वे लाखों टुकड़ों में बिखर जाते हैं, लेकिन उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो करीब 10 किलोमीटर से भी बड़ा है, उसका भविष्य कुछ खास है। ये वो चट्टान है जो इतिहास बदलने वाली है। ये चट्टान एक नए युग की शुरुआत करने वाली थी, क्योंकि इसका रुख सौरमंडल के 5वें सबसे बड़े और इकलौते ऐसे ग्रह की ओर है जहां जीवन है, हमारी पृथ्वी। इसी बीच पृथ्वी पर रहने वाले इन विशाल दानवों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि आसमान से उनकी ओर क्या आने वाला है। ट्राइसेराटॉप्स उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा विशाल डायनासोर्स में से एक है। ये शाकाहारी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शांत स्वभाव के होते हैं। ट्राइसेराटॉप्स तेज भी हैं और उनकी मजबूत हड्डियों और सींगों की वजह से वो टी रेक्स का भी सामना कर सकता है, लेकिन दो का नहीं। टी रेक्स हमेशा जोड़ी में शिकार करते हैं। एक सामने से ध्यान भटकाता है तो दूसरा पीछे से हमला करता है। दोनों मिलकर उसे मार गिराते हैं। इतना मांस तो ये दोनों टी रेक्स कई हफ्तों तक आराम से खा सकते हैं, लेकिन शायद उनके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि वो एस्टेरॉयड अब काफी नजदीक आ चुका है। लेकिन अभी भी डायनासोर्स के बचने की उम्मीद बाकी है। पृथ्वी का आखिरी सुरक्षा कवच है 4 लाख किलोमीटर ऊपर मौजूद हमारा चांद। चांद पहले भी कई बार धरती को बचा चुका है। उसकी सतह पर अनगिनत उल्कापिंडों की टक्कर के निशान आज भी मौजूद हैं, लेकिन चांद हमेशा सही वक्त पर सही जगह नहीं होता। ये एस्टेरॉयड चांद के बिल्कुल नजदीक से गुजरा और पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगा। अब इस ब्रह्मांडीय मिसाइल को कोई नहीं रोक सकता। हैरानी की बात तो ये है कि ये एस्टेरॉयड भी बिल्कुल धरती की तरह ही है। ये भी ज्यादातर पत्थर और पानी से बना है। इसके अंदर एक खास तरह का केमिकल मिक्सचर है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, यानी जीवन के लिए बुनियादी तत्व। ऐसे ही एस्टेरॉयड के टुकड़ों ने शायद कभी पृथ्वी पर जीवन के शुरुआत के लिए जरूरी सामग्री दी थी। वही जीवन जो आगे चलकर डायनासोर में बदला। लेकिन जो जीवन देता है वो उसे छीन भी सकता है। इस समय पृथ्वी पर ज्यादातर डायनासोर्स दिन में शिकार और भोजन करके रात को सो चुके हैं, लेकिन एक विशालकाय शिकारी एनकिलोसॉर्स हमेशा एक आंख खुली रखता है शिकारी से बचने के लिए।
अंधेरे की चादर में छुपकर कुछ बिल्कुल अलग तरह के जीव बाहर आते हैं, जैसे मैमल्स जो हमारे पूर्वज भी थे। इनकी ज़िंदगी का मकसद है वहाँ रहना जहाँ डायनासोर्स ना हो। वो सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं जब ये विशाल जीव गहरी नींद में होते हैं और ये ज़मीन पर कीड़े मकोड़े ढूंढकर अपना पेट भरते हैं। और यही छोटे शांत जीव उस खौफनाक घटना के पहले गवाह बनते हैं। छोटे छोटे उल्कापिंडों की बारिश शुरू होती है। आसमान में हर चमकती लाइन उस एस्टेरॉयड कॉलिजन के कुछ टुकड़े हैं जो धरती के वायुमंडल में घुसते ही जलने लगते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली खतरा तो अब भी अंतरिक्ष में पूरी रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रहा है। एक विशाल एस्टेरॉयड जो सीधे पृथ्वी से टक्कर के रास्ते पर है। अब कयामत का समय बहुत करीब है। 100 मिलियन सालों की लंबी यात्रा के बाद ये ब्रह्मांडीय चट्टान अपने आखिरी मुकाम के करीब है और साथ ही जीवन से भरी एक पूरी दुनिया का अंत भी। इस एस्टेरॉयड के खतरे का कारण सिर्फ उसका विशाल आकार नहीं है, असली विनाशकारी ताकत है उसकी रफ्तार। जैसे जैसे वो पृथ्वी के करीब आता है, धरती की ग्रेविटी और तेजी से उसे अपनी ओर खींचने लगती है और उसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। जैसे ही ये एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल से टकराता है, फ्रिक्शन से वो एक आग के गोले में बदल जाता है। वो अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरते हुए सीधा मैक्सिको और वहाँ मौजूद एल्मोसॉर्स की ओर बढ़ता है। उसे पूरा महासागर पार करने में सिर्फ 4 मिनट लगते हैं। इस आग के गोले का तापमान 35,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसकी चमक 10 लाख सूरज से भी ज़्यादा तेज हो जाती है। इसलिए आसमान में इसे देख पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ग्राउंड जीरो से 800 किलोमीटर दूर तक इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है कि वो डायनासोर्स की चमड़ी तक को पारदर्शी बना देती है, जैसे उसकी हड्डियां दिखने लगी हो। ये जलती हुई रोशनी उनकी आंखों को जला डालती है और अब उनके पास ये देखने की ताकत भी नहीं बची कि मौत किस रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रही है, लेकिन वो इसे महसूस कर सकते थे। ये आग का गोला महज 5 सेकंड में वायुमंडल को चीरता हुआ जमीन से टकरा जाता है। एक ऐसा धमाका होता है जिसकी ताकत 100 मिलियन मेगाटन थी, यानी अब तक के बनाए गए सारे न्यूक्लियर हथियारों से भी कई ज्यादा। अगर ये एस्टेरॉयड समंदर के गहरे हिस्से में गिरा होता तो उसकी कुछ ताकत पानी सोख लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये गिरा मैक्सिको के गल्फ के उथले पानी में और वहाँ का पूरा समंदर पल भर में भाप बनकर उड़ गया। एक ही पल में पूरा एस्टेरॉयड पृथ्वी में समा जाता है और उसके साथ ही जमीन की चट्टानें भी इतनी ही तेजी से भाप में बदल जाती हैं। कई लाख टन चट्टान और धूल मिट्टी जमीन से उखड़कर धमाके में आसमान में उड़ जाती हैं। क्रैश साइट से 1000 किलोमीटर दूर तक हवा का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, इतना गर्म कि डायनासोर की खाल में मौजूद पानी तक उबलकर भाप बनकर बाहर निकल जाता है। ये जलती लपटें पेड़ों और पौधों की हर एक बूंद नमी को सोख लेती हैं। जो भी इस भयानक गर्मी के सीधे संपर्क में आता है वो जिंदा भून जाता है। धमाका इतना बड़ा था कि सिर्फ 2 मिनट में ही वहां लाशों का अंबार लग चुका था। हैरानी की बात यह है कि इस तबाही के बीच कुछ जीव अब भी जिंदा है। जो भी खुशकिस्मत जीव किसी पहाड़ के आड़ में छुप गए थे, वे रोशनी और गर्मी की सबसे भीषण लहरों से कुछ हद तक बच गए, लेकिन तबाही की 3 और लहरें अभी बाकी हैं। पहली लहर, टक्कर के समय चट्टानों के जो टुकड़े उछलकर आसमान में गए थे, वे अब गोली की रफ्तार से जमीन पर बरसने लगे। सैकड़ों जिंदा बचे डायनासोर्स अब आसमान से गिरती चट्टानों की बारिश का सामना कर रहे हैं। दूसरी लहर जमीन से आती है, एक भयानक भूकंप के रूप में। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 11.1 थी, यानी इंसानों द्वारा अनुभव किए गए अब तक के किसी भी भूकंप से लगभग 60 गुना ज्यादा ताकतवर। 5 मिनट के अंदर तीसरी और सबसे विनाशकारी लहर आती है, एक ब्लास्ट पल्स वेव जो पूरी तरह गोलाकार रूप में चारों ओर फैलती है, इतनी ताकत के साथ कि हवा को साउंड से भी तेज चीरती हुई निकलती है। ये लहर खाल से मांस को अलग कर देती है और 30 टन के डायनासोर्स को ऐसे हवा में उछालती है जैसे वो कोई रबड़ का खिलौना हो। सिर्फ 5 मिनट में ये 3 तरफा तबाही एल्मोसॉर्स की पूरी प्रजाति को मिटा देती है। इस इलाके में मौजूद कई और डायनासोर्स की प्रजातियां भी एल्मोसॉर्स जैसा ही अंजाम झेलती हैं, मगर तबाही का असली मंजर तो अभी बाकी है। धरती पर टकराव के दूसरी तरफ मौजूद डायनासोर्स को कोई खबर नहीं थी कि पृथ्वी पर प्रलय की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ अब तक कोई खतरे का निशान तक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। टकराव से जो लाखों टन पत्थर और मिट्टी अंतरिक्ष में उछल गए थे, वो बारीक धूल और कांच के कणों का बादल बनाते हैं। इन्हें इजेक्टा क्लाउड कहते हैं। ये धूल के गुब्बार तेजी से पूरी पृथ्वी को चारों ओर से घेरने लगता है।
और ये पत्थर टकराव के दूसरी तरफ आग के गोले बनकर बरसने लगते हैं, जिससे वहां मौजूद डायनासोर्स पर कयामत टूट पड़ती है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। डायनासोर्स झुलस कर मरने लगते हैं। टकराव के 16 मिनट 40 सेकंड बाद पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट तक तबाही पहुंच जाती है। पृथ्वी पर जगह जगह 11 रिक्टर स्केल के भूकंप आने लगते हैं। जमीन जोरों से हिलने लगती है। भूकंप की लहरें जमीन को भी चीरने लगती है। वहां रहने वाले ट्राइसेरेटॉप्स बुरी तरह घबरा जाते हैं और घाटी की ढलान चढ़कर किसी तरह इस भूकंप और गिरते मलबे से बचने की कोशिश करते हैं। छोटे जानवर जमीन के अंदर बिल बनाकर छिप जाते हैं। इसी बीच इजेक्टा क्लाउड अब 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नजदीक आता जा रहा है। ये बादल अपने साथ झुलसा देने वाली गर्मी भी ला रहे थे। इस दौरान उसमें पैदा होती है करोड़ों वोल्ट की स्टैटिक बिजली, जो उस बादल को एक विशाल बैटरी की तरह चार्ज कर देती है और वहां से शुरू होता है एक भयानक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म यानी बिजली की तबाही। जो नॉर्थ अमेरिका कुछ घंटों पहले तक डायनासोर्स का स्वर्ग था, वो अब चलते हुए नर्क में बदल चुका है। पर अफसोस कि अब भी तबाही पूरी नहीं हुई, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। एस्टेरॉयड के टकराने को अभी 1 घंटा भी नहीं बीता और सैकड़ों डायनासोर्स की प्रजातियां पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। इजेक्टा क्लाउड अब भी ऊंचाई पर तेजी से फैलता जा रहा है और पूरी दुनिया को घेर रहा है। धरती पर इसके प्रभाव अलग अलग जगह बहुत अलग अलग तरीके से महसूस किए जा रहे हैं। 8,000 मील दूर एशिया में ये धूल का बादल पूरब की दिशा से चुपचाप मंगोलिया तक पहुंच जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक धीमा लेकिन खतरनाक बदलाव। धरती का तापमान अब हर सेकंड कुछ डिग्री बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी अदृश्य लहर जो धीरे धीरे जीवन को अपनी चपेट में ले रही है। इस हालात में बचने की एकमात्र उम्मीद है जमीन के नीचे शरण लेना। जब तापमान 160 डिग्री तक जाता है तब जिंदगी मिनटों में खत्म होने लगती है। लेकिन फिर भी गुफा के अंदर छिपकर कुछ डायनासोर्स बचने में कामयाब होते हैं। वे थोड़ी राहत महसूस करते हैं। ऐसा लग रहा है मानो सबसे बुरा समय बीत चुका है, लेकिन ये सिर्फ एक झूठा सुकून है। वायुमंडल की अस्थिरता एक नई मुसीबत को जन्म देती है, एक विशाल सुपर स्टॉर्म। मंगोलिया की रेत जो अब 300 डिग्री सेल्सियस तक तप चुकी है, वो गर्म हवा से मिलकर एक बवंडर का रूप ले लेती है। हवाएं इतनी तेज हैं कि वो छोटे पत्थरों और कांच जैसी रेत को लेकर दौड़ने लगती हैं। कुछ छोटे डायनासोर्स किसी तरह खुद को झुकाकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े आकार के जानवर इस खुले मैदान में फंस जाते हैं। हवा की मार से उनके शरीर छिल जाते हैं और हर बार जब वो गहरी सांस लेने की कोशिश करते हैं, उनके फेफड़ों में रेत भर जाती है और आखिरकार दम घुटने से उनकी भी मौत हो जाती है। एस्टेरॉयड टक्कर का असली असर अब पूरी धरती पर दिखने लगा है। टकराव के 1 हफ्ते बाद अब तक धरती का हर कोना तबाही की मार झेल चुका है। जंगल जल चुके हैं, जमीन बंजर हो चुकी है और खाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। पूरे ग्रह पर खाने की भारी कमी हो गई है और सबसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी उन जीवों की है जो पेड़ पौधे खाते हैं, क्योंकि विशालकाय शाकाहारी जीवों को अपने भारी भरकम शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए होता है। लेकिन अब कहीं भी पौधे दिखाई नहीं दे रहे और उनकी बस एक ही उम्मीद है कि शायद कहीं दूर किसी कोने में कुछ नया उग रहा हो। मांसाहारी जीवों की हालत थोड़ी बेहतर है, क्योंकि वे शाकाहारी जीवों को खाकर जिंदा रह सकते हैं। एक समय का नीला ग्रह अब घने अंधेरे से ढक चुका है और धरती पर हरियाली का नामो निशान तक नहीं बचा। आग, गर्मी और तेजाब जैसी बारिश ने धरती को इतना बर्बाद कर दिया कि वो पहले जैसे दिखती ही नहीं। आमतौर पर ट्राइसेराटॉप्स एक दिन में कुछ मीटर से ज्यादा नहीं चलते थे, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती थी। लेकिन अब तो पूरा महाद्वीप वनस्पति से खाली हो चुका है और भूखमरी की मार उन्हें मजबूर कर देती है कि वे लंबी यात्रा करें और धीरे धीरे वे पैसिफिक कोस्ट की ओर बढ़ने लगे। शायद तटीय क्षेत्रों में कुछ उम्मीद अब भी बाकी थी। एक छोटा सा द्वीप जो आग, धूल और गर्मी से अब तक बचा हुआ है, शायद वहाँ कुछ जीवन हो। एक मादा क्विट्ज़ेलकोआटलस पिछले 3 दिनों से लगातार उड़ रही हैं और अब वो बुरी तरह थकान और भूख से बेहाल है। असल में जो जानवर उड़ सकते थे वो आग से तो बच सकते थे, लेकिन उतरने के लिए जमीन पर अब बहुत ही कम सुरक्षित जगह बची हैं और खाने को तो लगभग कुछ भी नहीं बचा। 1000 फीट की ऊंचाई पर वो उस टापू की एक झलक देखती हैं, लेकिन जो ऊपर से शांत
सुरक्षित और हरियाली से ढका हुआ दिखता है, वो असल में उतना सुकून भरा नहीं है जितना लगता है। समंदर की गहराई में एस्टेरॉयड के प्रभाव से समुद्री जमीन धंस जाती है। अचानक समुद्र का पानी पीछे खिसकता है और एक 300 फीट ऊंची मेगा सुनामी बनती है, जो कुछ ही सेकंड में जमीन को निगल जाती है। एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद सुनामी कई तटों को समुद्र में बहाकर ले जाती है। पानी का ये तांडव अपने पीछे बेशुमार लाशें छोड़ता है। कई जीव पानी में डूबकर तड़पते हुए मारे जाते हैं। डायनासोर के लिए आखिरी और निर्णायक हमला धरती के अंदर से आता है। टक्कर से उठी भूकंपीय तरंगे पूरी पृथ्वी में फैल जाती हैं, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स अंदर से फटने और खिसकने लगती हैं। इन टूट फूट के कारण पिघली हुई चट्टानें जमीन के अंदर से रास्ता बनाकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं और फिर एक के बाद एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोटों के जरिए धरती की सतह को फाड़कर बाहर निकलती हैं। भूकंपीय तरंगों ने दुनिया भर के शांत ज्वालामुखियों को जगा दिया। इनसे निकलने वाला गर्म और खौलता हुआ लावा पृथ्वी पर बची कुछ जगहों पर काल बनकर टूट पड़ता है। अब पृथ्वी किसी नर्क से भी बदतर हो चुकी है। इन ज्वालामुखी विस्फोटों में कई जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे पहले से ही पूरी धरती को ढक चुके मलबे, धूल और जहरीले एसिड के बादलों में और भी ज्यादा जहर घुल गया। ये धूल की चादर अब कई किलोमीटर मोटी हो चुकी है, एक ऐसी घनी परत जो सूरज की रोशनी और गर्मी को धरती की सतह तक पहुंचने से पूरी तरह रोक रही है। आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों में पूरी पृथ्वी एक गहरे न्यूक्लियर विंटर में डूबने लगती है। कुछ हफ्ते बाद अब तक कई डायनासोर की प्रजातियां पूरी तरह मर चुकी हैं और जो कुछ बचे हैं वे भी विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब यह केवल जिंदा रहने का नहीं बल्कि अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने का भी सवाल है। कई जगहों पर अब भी गिने चुने डायनासोर जिंदा हैं, लेकिन इनकी आबादी इतनी कम हो चुकी है कि इनके लिए प्रजनन करना और एक नई पीढ़ी लाना असंभव हो गया है। धरती के भीतर ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण निकली जहरीली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड धूल के बादलों के नीचे की तरफ बसे इलाकों में इकट्ठा होने लगती हैं। जब ये जहरीली गैसें डायनासोर्स की सांस के साथ अंदर जाती हैं, तो धीरे धीरे उनके शरीर को लकवाग्रस्त कर देती हैं, जिससे भागना नामुमकिन हो जाता है और आखिरकार दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। इस तरह मंगोलिया के इस हिस्से में बचा आखिरी डायनासोर भी अब मर चुका है। मैक्सिको भी अब एक कब्रिस्तान बन चुका है। एस्टेरॉयड टक्कर से सिर्फ 50 मील की दूरी पर ये इलाका तबाही की कई लहरें झेल चुका है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपना सारा कहर इस एक जगह पर ही बरसा दिया हो। हर दिशा में सिर्फ लाशें और राख। जैसे जैसे खाना पूरी तरह गायब हो रहा है, भूख से तड़पते ये शिकारी अब हर एक कैलोरी के लिए लड़ने को मजबूर है, यहाँ तक कि जान देकर या लेकर भी। जो डायनासोर इजेक्टा, आग और जहरीली गैसों से किसी तरह बच निकले, अब अंत में अपने ही भारी भरकम शरीर की जरूरतों के बोझ के नीचे दबकर दम तोड़ने लगते हैं और आखिरकार वो विशाल साम्राज्य जो कभी पूरी धरती पर राज किया करता था, एक पल में इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। डायनासोर्स को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 16 करोड़ सालों का समय लगा था, वहीं उन्हें खत्म करने के लिए बस एक पत्थर ही काफी था। लेकिन डायनासोर ही इस ग्रह के इकलौते जीव नहीं थे। उनके साथ कुछ छोटे और साधारण जीव जैसे मैमल्स भी थे, जो बहुत लंबे समय से डायनासोर्स की छाया में जी रहे थे। जब बाढ़ और आग की लपटों ने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया, तभी नन्हे जीवों ने जमीन के नीचे छोटे छोटे बिलों में छिपकर अपनी जान बचाई। कुछ पेड़ों के तने में छिप गए, कुछ पौधों की जड़ों के पास दुबक गए और कुछ ने मिट्टी के नीचे अपना रास्ता बना लिया। इस तरह मैमल्स महाप्रलय से खुद को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे और यही जीव इस ग्रह के अगले शासक बनने वाले थे। धरती अब उन जीवों की हो गई थी जो छिपने में माहिर थे। मछलियां पानी की गहराई में सुरक्षित रही और पानी में रहने वाले रेंगने वाले जीव भी बच गए, और खासकर पक्षियों में वो जल पक्षी जो पानी में गोता लगाकर या झाड़ियों में छिपकर खुद को बचा सके। सूरज की रोशनी को दोबारा जमीन पर पहुंचने में कई साल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे भारी बादलों की परतें छटने लगती हैं। मैक्सिको की खाड़ी में जहां एस्टेरॉयड ने टक्कर मारी थी, अब एक उथला सा गड्ढा नजर आता है। इतनी भीषण तबाही के लिए ये बस एक मामूली सा निशान है, लेकिन इन्हीं मलबों और बर्बादी के बीच से प्रकृति एक बार फिर से एक नई शुरुआत करती है। जहां हर और राख और सड़न फैली थी, वहीं सबसे पहले फफूंद और कवक जैसे साधारण जीवन ने फिर से पैर पसारना शुरू किया। फिर धीरे धीरे एक नया जीवन उभरने लगता है और उनमें एक पौधा सबसे आगे था, फर्न। ये सख्त और सहनशील पौधे जल्दी ही पूरे ग्रह को हरे रंग की चादर से ढक देते हैं।
फर्न्स से शुरू होकर ये हरियाली हजारों साल में घने वनों में बदल जाती है, जो एक बार फिर से धरती को ऑक्सीजन और जीवन से भर देती है और एक नए युग की शुरुआत के लिए तैयार करती है। क्योंकि पर्दे के पीछे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कुछ ऐसे जीव जिनका विकास डायनासोर्स की मौजूदगी में दबा रह गया। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। डायनासोर से अलग ये छोटे स्तनधारी तेजी से प्रजनन करते हैं और बेहतर ढंग से बदलते माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। यही वजह है कि अब ये तेजी से बढ़ते हैं और तरह तरह के जीवों में बदल जाते हैं। 10,000 से भी ज्यादा स्तनधारी प्रजातियां पूरी धरती पर फैलने लगती हैं, लेकिन एक बेहद खास प्रजाति को पेड़ से नीचे उतरने और बाकियों से अलग होने में लाखों साल लग जाते हैं। ये जीव 2 पैरों पर चलना शुरू करते हैं। उनका दिमाग बड़ा और ज्यादा विकसित होता है और धीरे धीरे जैसे कभी डायनासोर्स ने किया था, ये भी पूरी धरती पर राज करने लगते हैं। लेकिन डायनासोर से अलग ये दुनिया को अपने मुताबिक ढालना शुरू कर देते हैं। ऐसे शहर बनाते हैं जो आसमान से बातें करते हैं, ऐसी गाड़ियां बनाते हैं जो धरती को छोड़कर अंतरिक्ष तक जा सकती हैं और ऐसे हथियार बनाते हैं जो पूरी पृथ्वी को मिटा सकते हैं। मगर ये सब कुछ तब तक मुमकिन नहीं था जब तक 6.5 करोड़ साल पहले हुई टक्कर में डायनासोर्स का अंत नहीं हुआ होता। इंसानों का जन्म और उनका अस्तित्व संभव हुआ क्योंकि डायनासोर्स मर गए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि डायनासोर्स के अंत के बाद इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से लेकर इंसानों की उत्पत्ति तक डिटेल में बात की है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।